हेलो एंड वेलकम टू सी लतीफ़ एकेडमी। आई होप अभी तक आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दे दिया होगा। मॉक टेस्ट अभी 9 बजे तक ओपन रहेगा, जो कि पहले 1 बजे तक ओपन था, फिर हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे 9 बजे तक ओपन रखा है। तो जिन्होंने नहीं दिया वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9 बजे ये मॉक टेस्ट जो है वो ऐप से हट जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ जो आज का जो मॉक पेपर आया था, उसमें जो मैथमेटिक्स पोर्शन आया था, उसका एनालिसिस और उसके सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आप लोगों के साथ आज के पेपर के रिलेटेड कुछ जर्नल बातें जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात जो हमने नोटिस की है, जो स्टूडेंट्स के साइड से रेस्पॉन्स आया हमारे पास, वो ये आया है कि आज का मैथ्स पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिसहार्टन हुए हैं, जिन्होंने अपनी जो कमेंट्स में है और हमारे पास जो मैसेज है उसमें वो शो किया है कि थोड़ा डिसहार्टन हुए हैं मैथमेटिक्स पोर्शन को लेके। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने आज के मैथ्स पेपर में स्कोर किया है एनीवेयर बिटवीन 5 टू 7, इस रेंज में आपने कहीं पे भी स्कोर किया है, तो आप ये मानिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं, अगर आपने 5 भी किए हैं। ऑब्वियसली जो लास्ट पेपर था उससे लेवल थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि इस लेवल तक जेके एसएसबी जाएगा। तो हो सकता है कि जो लास्ट मॉक टेस्ट हुआ था, जो पहला मॉक टेस्ट हुआ था और ये जो आज हुआ है, इसके बीच में कहीं न कहीं जो है एसएसबी की लेवल रहेगी। तो अगर आप इस पेपर को समझ पाए, अटेम्प्ट कर पाए और यहाँ पे आपने 5 से 7 मार्क्स जो है, वो स्कोर कर लिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। अगर आपने 10 में से 5 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आज का पेपर थोड़ा-सा टफ़र साइड पे था। दूसरी बात ये है कि आपका मार्क्स आपका पेपर जो है पूरा, वो सारे का सारा मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। आपने कमेंट्स में भी देखा होगा और हमारे पास भी रिज़ल्ट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को पूरा ही छोड़ा है, लेकिन उनके मार्क्स फिर भी बहुत अच्छे आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी सही पेपर नहीं हुआ है या आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए मैथमेटिक्स पोर्शन में, उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपके क्वालिफ़िकेशन के चांसेस नहीं है। हो सकता है कि आपने अकाउंट्स में 25 प्लस स्कोर किया हो, या हो सकता है कि और सब्जेक्ट जो है लाइक जीके, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग हो, तो वहाँ पे भी आपका कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए था कि ये हमारी हार्डेस्ट लेवल है जहाँ तक ये एसएसबी जो है वो जा सकती है। तो आपको बिल्कुल डिसहार्टन होने की ज़रूरत इस मामले में नहीं है। दूसरी बात ये कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से भी डिसहार्टन हुए हैं कि काफ़ी सारे बच्चों के जो स्कोर्स है, जो एनालिसिस किए हैं, वो 100 प्लस है और आप लोगों के जो है वो इस रेंज में फॉल कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा डिसहार्टन हुए हैं कि उनके मार्क्स कम है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, वो 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में बच्चों ने किया है। अब आप लॉजिकली समझिए कि अगर कोई बच्चा 100, 105, 110 ला रहा है, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स पोर्शन में अटेम्प्ट कर रहा है। मैथमेटिक्स पोर्शन जिस टाइप का पेपर था, वो करने के लिए मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट चाहिए, बिकॉज़ आपको क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करने थे। वो आप रटे के बेसिस पे नहीं कर सकते, वहाँ पे आप रिस्पॉन्स को पहले आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो इसका सीधा-साधा मतलब ये है कि जो 100 प्लस मार्क्स लाए हैं और उनका रिस्पॉन्स टाइम 20 से 30 मिनट के बीच में है, इसका ये मतलब है कहीं न कहीं उन्होंने पेपर को जो है वो सही से नहीं किया है, या तो उन्होंने कहीं से सॉल्यूशंस कॉपी किए या कुछ और तरीके से उन्होंने किया हुआ है। बिकॉज़ 20 से 30 मिनट में 100 प्लस लाना जो है, वो इस पेपर में इम्पॉसिबल है। बिकॉज़ आपका मैथमेटिक्स में ही 15 से 20 मिनट का टाइम जो है वो चला जाता है, इस पर्टिकुलर पेपर में। तो इसीलिए आप इन स्कोर से मत घबराइए। जिस बच्चे ने किया है, जो इतना इंटेलिजेंट जो बच्चा है कि वो 30 मिनट में 100 प्लस ला सकता है, 115 प्लस ला सकता है, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अप्रोच करे और हम उसको अपने चैनल पे ऑफ़र दे दें कि हमारे साथ पढ़ाना शुरू करे। बट ये जो है 20 से 30 मिनट में 100 प्लस जो है, ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ लग रही है, तो आपको इन स्कोर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ये है कि आप अपने आप को एनालाइज़ करें, आप छोड़ दीजिए किसने कितने मार्क्स लाए हैं। आप जस्ट अपने आप को एनालाइज़ कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपके किस पर्टिकुलर सेक्शन में मार्क्स नहीं बन रहे हैं। उसके बाद आप प्रीवियस मार्क्स से कंपेयर कीजिए, क्या वहाँ पे भी सेम सेक्शन में आपके मार्क्स नहीं बन रहे थे? ठीक है? तो फिर आपको ये पता लगेगा कि आपकी वीकनेस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में है। तो आप उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए।
रादर देन कि आप अपने मार्क्स को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, उससे अच्छा ये है कि आप अपने आप को अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ इवैल्यूएट कीजिए और अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ-कहाँ, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको बार-बार बताई है। तो मैथमेटिक्स के स्कोर से या दूसरे के रेस्पॉन्सेज़ को कंपेयर करके आपको डिसहार्टन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस रेंज में जो बच्चे हैं, ये जो रेंज हमारा है, यही आपका एवरेज बन रहा है। चलो 100 तक भी मान लीजिए, ये एवरेज स्कोर जो है वो बन रहा है। और इसी में कोई आगे है, कोई पीछे है, तो जो पीछे जो 60s में है या 70s में है, उनको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो 90 या 85 से अबोव है, वो एक सेफ ज़ोन में है और मेहनत इसके बाद उनको करनी चाहिए। उनको पता है कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है मेहनत करनी है, अपनी वीकनेस पे काम करना है। तो दूसरों के स्कोर्स को देख के और मैथमेटिक्स के स्कोर्स को देख के कि मैथमेटिक्स पोर्शन नहीं हुआ, उसको देख के आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस लतीफ़ सर लेंगे, वो आपको डिटेल में समझाएँगे कि क्या रिस्पॉन्सेज़ रहे और क्या आपको कैसे अप्रोच फर्दर करना चाहिए। वो बाद में सेशन पूरा आपके साथ लाइव में आपके साथ शायद आज ही हो जाएगा। ठीक है? तो बस इतना ही है कि जो ये 100 प्लस वाले हैं 20-30 मिनट वाले, अगर आप लॉजिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इनके रिस्पॉन्सेज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलिए तो हम आज का पेपर जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है? कि किस-किस कॉन्सेप्ट से आया था और क्या-क्या उसके सॉल्यूशन बन रहे थे। हो सकता है कि जो आपके पास क्वेश्चन आए हो वो इस सीक्वेंस में ना हो, लेकिन क्वेश्चंस यही है। सीक्वेंस वहाँ पे हो सकती है चेंज हुई हो, बट क्वेश्चंस यही है, क्वेश्चंस यही से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंबाइंड क्वेश्चन था और ये मेरे हिसाब से सब बच्चों से हो जाना चाहिए बिकॉज़ इसमें जस्ट कैलकुलेशन पार्ट था। फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं बन रहा था। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years at so and so rate percent annum is half the compound interest on 8,000 for 2 years at 10% per annum। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर 8,000 रुपए है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से, ठीक है, इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, वो कितना है, वो हाफ है, वो आधा है, ठीक है, किसका, जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है किसी सम पे 3 साल के लिए 8% पे। तो ये क्वेश्चन जो था कंबाइंड था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप लोगों ने अप्रोच किया, वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए कितना बन रहा है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है 2-3 तरीके हैं निकालने के, मैंने सिखाया हुआ है। या तो आप इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 8,000 1.1 रेज़ पावर 2, या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो माइनस 8,000 करेंगे तो आपका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है? या मैंने आपको सिखाया था कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। 8,000 पे पहले साल कितना इंटरेस्ट आएगा, 800 रुपये आएगा। दूसरे साल भी 800 आएगा, लेकिन इस 800 पे और इंटरेस्ट मिलेगा 80 रुपीज़। तो टोटल आपका इंटरेस्ट बनेगा 1680। तो इसका मतलब 8,000 पे 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1680 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सो एंड सो। तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे, इसको हम एक्स लिख सकते हैं, वो हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसका मतलब इसका हाफ करेंगे होगा 840। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन आपका ये बन गया कि जब आपने सी आई निकाल लिया, आपका सिंपल इंटरेस्ट 840 है। तो अब आपको क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। तो सिंपल सी फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका 840 है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, रेट आपको दी गई है 3% और 8% जो है, रेट आपको दी गई है 8%, ठीक है, और टाइम आपको दिया है 3। तो बस सिंपली आपको इसे प्रिंसिपल निकालना है। मैथमेटिकल पोर्शन इसके बाद कोई टेक्निकल पोर्शन नहीं है। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकली सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 3500 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको यहाँ से कर पाओगे। कोई मेजर पार्ट, कोई डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या था, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो था वो क्वेश्चन जो था दोनों मिला के थे इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये मैंने प्रीवियस मॉक में भी डाला था लेकिन दूसरे तरीके से डाला था। इस बार मैंने इस क्वेश्चन को थियोरेटिकल में कन्वर्ट किया था। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाता। क्या क्वेश्चन था? द ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी और dx प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ विल बी। मतलब क्या है इसका मतलब है कि दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक और दो, ठीक है। और इनके बीच जो रिलेशनशिप है उसको मैंने बना के थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाया था। तो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर तो दो लाइंस की इक्वेशन पैरेलल होगी, मैंने पढ़ा है पहले मॉक में भी क्वेश्चन था, तो कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, नो सोल्यूशन, बिकॉज ये मीट ही नहीं करेंगे। अगर तो ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगी यानी दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, तो इसके पास इसका मतलब होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिकॉज ये सेम लाइन है और एक लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है। अब देख लीजिए कौन सा इसमें से सही है। पहला लिख रहा है ये पैरेलल इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ये तो ट्रू है। कोइंसिडेंट इफ सिस्टम हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये तो फॉल्स है, क्योंकि अगर तो लाइंस ओवरलैप करेंगी तो सॉल्यूशंस मेरे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो दूसरी लाइन मेरे पास गलत है। इंटरसेक्टिंग सिस्टम हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर बनेगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 क्या है मेरे पास, 2 है, इसका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 3, ठीक है। ये मैंने पहले भी लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो पहले जो मैंने क्वेश्चन रखा था आपका न्यूमेरिकल, उसको मैंने भी थ्योरेटिकल में कन्वर्ट करके वो कॉन्सेप्ट दे दिया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना था, लैंग्वेज समझ के सिंपली टिक करना था कि दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका 1 और 3 सही है, 2 सही इसलिए नहीं है बिकॉज अगर लाइन्स कोइंसिडेंट हो जाएगी तो उस क्वेश्चन की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया, और ये भी मेरे हिसाब से अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो हो जाना चाहिए था, बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले जब पढ़ाया था तो क्लासरूम में डिस्कस भी किया था। ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास अगर प्लेन में 14 पॉइंट्स है, उसमें से 4 कोलिनियर है, तो कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं। तो हमने पहले ये डिस्कस भी किया हुआ है, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे फॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर प्लेन में 14 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए और ये 10 हो गए, ठीक है। और 4 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, 14 हो गए, एक ही लाइन पे है। तो अब आप कितने ट्रायंगल से बना सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जब आप कोई भी 3 पॉइंट्स को लेंगे वो आपस में ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए ये ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी 3, ये और ये ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, 14 चूज 3। आप कोई भी 14 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, जिससे आपका क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन आपको साथ ही माइनस करना पड़ेगा 4c3, 4 चूज 3, बिकॉज इन 4 पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इनसे आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, बिकॉज ये कोलिनियर है, सेम लाइन पे है। अगर एक कोलिनियरिटी की ये वाली कंडीशन नहीं होती तो आपका आंसर सिंपली 14 चूज 3 रहता, आप 14 में से 3 पॉइंट्स को मिला के ट्रायंगल बना सकते थे। लेकिन जब हमने बोला कि 4 कोलिनियर है तो आपको 4c3 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इन 4 पॉइंट्स को जोड़ के मैं कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकता। तो 14c3 माइनस 4c3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। यहाँ से ये हो गया 14 इंटू 13 इंटू मेरे पास हो गया ये 12, और नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। बाकी आपको पता है कि 11 फैक्टोरियल मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज 14c3 का मतलब होता है 14 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो इसलिए मेरे पास इतनी ही एक्सपेंशन हो जाएगी, और माइनस आ जाएगा 4c3 जो कि 4 ही है, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। यहाँ से ये 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट की बात है, बाकी तो मैथमेटिकल पोर्शन ही बचता है। फिर ये मेरे पास बचा, अगर मैं ध्यान से देखूं, 14 इंटू 13 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। अब इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, मैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर ये 2 इंटू 7 हो गया तो ये हो गया 4 इंटू 7, ठीक है, इंटू 13 माइनस 4। 13 इंटू 7 कितना हो गया मेरे पास, 91 माइनस 1, 360। अब इसको जैसे मर्जी सॉल्व करें, तो सोल्यूशन करने का तरीका है
क्वेश्चन आपका यही तक है, इसका एक्चुअल जो सोल्यूशन है वो 14c3 माइनस 4c3, बाकी जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता मेरे पास 14c3, अगर ये कंडीशन कोलिनियरिटी की नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने रखा था कॉम्बिनेशन दो कॉन्सेप्ट्स का, दो चैप्टर्स का, एक तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस और दूसरा प्रोबेबिलिटी का। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस पर्टिकुलर केस में। क्वेश्चन क्या है, इफ अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड एट रैंडम यूजिंग डिजिट्स 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिशन देन प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाय 5 इज। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, कार्डिनल नंबर इवेंट का जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं डिवाइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। अब सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम दूसरी लैंग्वेज में। तो पहले सबसे पहले आप टोटल आउटकम्स निकालिए कि आप 1 3 5 7 9 से कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, विदाउट रिपीटिशन है तो सिंपली आपका आंसर आएगा 5p4। ठीक है, ये आपका सिंपल आंसर आएगा जो कि इक्वल टू हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, या 120 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया सैंपल स्पेस, यानी टोटल आप कितने इससे बना सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कौन से नंबर निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी या डिविजिबल बाय 5। आपको वही नंबर निकालना है जो डिविजिबल बाय 5 है, वो आपका बनेगा इवेंट फेवरेबल आउटकम्स। कि जो नंबर आपने बनाया 120 हो तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, उसमें आपका 1357 भी आ जाएगा, 1393 भी आ जाएगा, सॉरी 1393 नहीं 1395 भी आ जाएगा, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपको कोई भी नंबर आ सकता है उसमें। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपने नंबर बनाया है उनमें से जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो अब आप वही नंबर निकालेंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। वो कैसे निकालेंगे, आपको ये ऑलरेडी पता है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए पीछे, या 0 होना चाहिए। मेरे पास 0 तो ऑप्शन है नहीं तो मैं 5 ही लूंगा, तो इसका मतलब 5 जो यहाँ पे है वो फ्रीज हो गई पोजीशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद आप फ्री है, आप इन तीन चॉइसेस पे कोई भी लगा सकते हैं। और बस ऑप्शन कितने बच गए 5 के बाद 4, तो आप यहाँ पे 4p3 लिखेंगे। ठीक है, तो 4p3 किसके बराबर हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर हो गई 24/120 इज इक्वल टू 1/5, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/5 आपका आंसर हो गया। तो सिंपल क्या था कि आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स हो गए थे, तो यहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके चलना था, पहला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी का। बट कॉन्सेप्ट वही है कि आपकी प्रोबेबिलिटी होगी जो आपके पास वेरिएबल इवेंट्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है। सैंपल स्पेस आपने सिंपली निकाली कि आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, और जो इवेंट है आपने कैसे निकाली कि उसमें से कितने 4 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में आपके पास 5 होगा। ठीक है, तो उस लास्ट में 5 आने से ही क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 जो है वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। आप ध्यान से समझ पाए होंगे कि कोई भी चीज जो है वो बाहर नहीं आपके कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस ना की हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन विद टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, शायद इसकी लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट हो गई थी, कि क्वेश्चन अगर आप लोग समझ लेते तो आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। आपको पता है हमारे पास दो एक्सिस होती है, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको पता है इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली लाइन है। अब ये बताना है कि ये लाइन जो है इस एक्सिस को, इन दो एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस से जो लाइन बनेगी उसकी जो लेंथ है क्या होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन कहीं ना कहीं तो यहाँ पे होगी इस प्लेन में। जब ये इक्वेशन में ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे किसी को कट करेंगी, तो जब ये कट करेंगी तो लाइन सेगमेंट जो है उसकी लेंथ क्या होगी। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है।
आप सबसे पहले क्या करो, अगर x को 0 पुट करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपका y क्या आ जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर x को 0 पुट करो तो y क्या आ जाएगा? 4। और अगर y को 0 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर x 3 है तो y 0 है, और अगर x 0 है तो y 4 है। तो आपको दोनों पॉइंट मिल गए जहां जहां पे ये कट कर रहा है। ये बन गया आपकी इक्वेशन, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट बना ये वाला, इसकी आपको लेंथ निकालनी थी। तो अब आप इसको सिंपली डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू निकालो, या आप इसको पाइथागोरस फॉर्म के थ्रू निकालो, आपका आंसर 5 आएगा। दोनों दिखा देता हूँ, सिंपल सा है। ये मेरे पास 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 9 और 16 25, तो आपका 5 आ गया। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें तब भी यही आएगा, 3 माइनस 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 0 माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, वो हो गई वापस सेम ही 16, उसका रूट 9 और 16 25 और 5, मेरे पास 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए होते, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, इंटरसेप्शन का क्या मतलब होता है, इक्वेशन कैसे बनती है, तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी जो था ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था कि मैंने एक सेट को दिया था आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, और एक को दिया था आपकी सीधे जो नॉर्मल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x इज लेस देन 10। इसका मतलब बेसिक सिंपली a का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 से नीचे नीचे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो 0 तो पॉजिटिव में नहीं आता और बाकी नेगेटिव में है, तो ये हो गया मेरे पास। और b मेरे पास है 2 4 7 9, यही मतलब है। अब इसका क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि आपको प्रॉपर सबसेट ढूंढने हैं a इंटरसेक्शन b के। आपको पता है कि a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब होता है, 2 4 7 9, इन दोनों में जो कॉमन है वही है। तो 2 4 7 9 आपका जो है वो आ गया a इंटरसेक्शन b। बहुत ही बेसिक है, यहाँ तक ये सबको पता होगा। अब क्वेश्चन है कि आपको ढूंढने हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि सबसेट का मतलब क्या होता है, वो सारे सेट्स जिनमें इस सेट के जो मेरे पास इंटरसेक्शन बी आया है इसके एलिमेंट्स हो, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, यानी उसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो वो कितने होंगे? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ी थी 2 रेज पावर n, अगर तो सारे सबसेट निकालने हैं। और अगर अपना सेट वापस निकाला जाए तो उसको -1 करना पड़ता है। अपना सेट मतलब 2479 जो है वो भी सबसेट है इसका 2479 का, लेकिन ये अगर हम माइनस करें, देखिए हमें प्रॉपर सबसेट चाहिए तो मैं -1 करूंगा, उसका आंसर अगर 2 - 4 - 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये इसका थ्योरेटिकली आंसर आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर समझना है कि ये क्या चीज़ है तो ऐसे समझेंगे, मुझे वो सारे सेट बनाने हैं जो 2479 के सबसेट्स हो। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे पास कौन सा होगा, 0 एलिमेंट वाला जिसको मैं बोलता हूँ नल सेट। फिर 1 एलिमेंट वाले देख लेते हैं कौन कौन सा होगा मेरे पास, 2 4 7 और 9। ठीक है, इसके बाद मैं देखूंगा 2 एलिमेंट वाला, वो कौन कौन सा होगा मेरे पास। 2 एलिमेंट वाला मेरे पास होगा 2 और 4, 2 और 7, 2 और 9, उसके बाद 4 और 7, उसके बाद 4 और 9, उसके बाद 7 और 9। ठीक है, ये हो गए एक, अगर कब गिन लेंगे एक, ये हो गए मेरे पास 4, हो गए 5, मेरे पास हो गए 6। ठीक है, ये मेरे पास हो गए 6। अब इसके बाद आपको निकालेंगे 3 एलिमेंट वाले। तो 3 एलिमेंट वाले आप कैसे निकालेंगे, सिंपली 2 4, आपको एग्जाम में नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि 15 कहाँ से बन रहा है। 2 4 7, फिर आपके पास आएगा 2 4 9, हो गया ये। उसके बाद आपके पास आएगा 2 7 9, 2 वाले खत्म हो गए। उसके बाद आपके पास आएगा 4 7 और 9। ठीक है, अब ये हो गए 4। ठीक है, 4 और 6 हो गए 10, 10 और 4 हो गए 14, एक हो गया 15। अब 4 एलिमेंट वाला कौन सा आएगा, 2 4 7 9, हो गई 16, लेकिन ये आपने नहीं लेना बिकॉज ये इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, बिकॉज ये इसके बराबर ही है।
सबसेट है ये भी, बट इसके बराबर है। तो बाकी जो 15 आपके बचे ये आपका आंसर होगा, बट आपको ये करना है ऐसे, ना कि ऐसे। ठीक है, ये आपके सीखने के लिए कि कौन कौन से है। इसका वैसे एक और तरीका होता है कॉम्बिनेशन मेथड के थ्रू। आप इसको सिंपली कर सकते हो 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3, 4C4 नहीं करना, इसको बोलते हैं टोटल कॉम्बिनेशन मेथड। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 ये निकलेगा 4, ये निकलेगा 6 और ये निकलेगा 4। ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, तो आपका से हो गया 15। ठीक है, तो ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वो कर सकते थे, सब्जेक्ट आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो नॉलेज हो। ठीक है, ये भी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन जो लास्ट टाइम डाला था दूसरे तरीके से डाला था कि आपको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक पता है क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर से नहीं करता, लास्ट वॉक में डिस्कस किया था। अपने चेक करना था कि इसमें से कौन सा था, और कॉन्स्टेंटली कोई नहीं बनता था, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे सिंपली जब तक 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं है, तब तक मैं इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकता, वो तो क्रॉस ही हो गया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास 1 3 है लेकिन 3 1 भी है, चलिए ठीक हो गया। 4 2 है मेरे पास, 2 4 है, चलिए ठीक हो गया। मेरे पास 2 3 है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए था। इफ ए बी इज पार्ट ऑफ रिलेशन देन बी ए मस्ट पार्ट ऑफ रिलेशन। मेरे पास 2 3 यहाँ पे है लेकिन मेरे पास 3 2 नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिमेट्रिक भी नहीं कहूंगा। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। मेरे पास 1 3 है और 3 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है मेरे पास 1 1 भी होना चाहिए था। मेरे पास ए बी है और बी सी है, इसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए था। लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था, एक बार फिर से देखेंगे, लास्ट मॉक में भी था, उससे पहले ही पढ़ाया हुआ है। मेरे पास ए बी रिलेशन का पार्ट है, बी सी रिलेशन का पार्ट है, तो ए सी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। मेरे पास 1 3 है, मेरे पास 3 1 है, तो इसका मतलब मेरे पास 1 1 भी होना चाहिए था यहाँ पे ए और सी, बट यहाँ पे 1 1 तो है नहीं कहीं, तो मैंने चेक कर लिया, तो मेरे पास तीनों में से कोई नहीं आ रहा, इसका आंसर नन ऑफ दीज था। ठीक है, ये भी लास्ट मॉक में इस पे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे डाला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें ये हो सकता है कि इसमें एक मिस्टेक है, और हमारे पास मेल्स आए हैं 8 9 मेल्स जिन्होंने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया हुआ है। इस क्वेश्चन का हमने सब लोगों को 1 मार्क्स ग्रेस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे एंड से मिस्टेक थी, तो इसलिए हमने इसमें सबको ग्रेस 1 मार्क्स का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका आपको ग्रेस सबको मिल गया है। अब जिन स्टूडेंट्स को पता चला कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसका मतलब कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और समझा है। जिनको पता ही नहीं चला कि मिस्टेक है नहीं है कैसा क्वेश्चन, का मतलब उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, मिस्टेक का भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से आया था, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और बेसिक डिफरेंशिएशन से आया था। प्रोडक्ट रूल हमें क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल हमें ये बोलता है कि हमें आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन आपके इसमें है, आपको बोला जाए कि इसका आप डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, इस पूरे का आप डेरिवेटिव निकालो, और ध्यान रखिए दोनों आपस में किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप कैसे निकालते हैं, पहले एक फंक्शन को लेते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, दूसरी फंक्शन का। ठीक है, और उसके बाद क्या करते, दूसरी फंक्शन को लेते हैं और डेरिवेटिव जो निकालते हैं वो निकालते हैं जो फंक्शन हमें छोड़ दी थी। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका डेरिवेटिव, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका डेरिवेटिव, बस ये हमारे पास सिंपल सा रूल है। उसके लिए आपको डेरिवेटिव की बेसिक बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक सा रूल है। ठीक है, और हमारे पास ये हो गया, और इसके और हमारे पास आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो x रेज पावर 5 है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x4, बेसिक रूल है ये। और 2 रेज पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 रेज पावर x log ऑफ 2 टू द बेस e। ठीक है, ये बेसिक डेरिवेटिव के जो है वो बेसिक सी फॉर्मूलाज। तो अब अगर ये सारा आपको पता है, आपको प्रोडक्ट रूल पता चलेगा, तो इसके बेसिस पे आप जो है इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले x5 को आगे लाते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको आगे लाते हैं और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो बस अगर आप देखें तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इशू क्या था इसमें, जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट ये टाइपिंग में रह गया था।
ये यहाँ भी रह गया था, एक्चुअली ये ऐसे है और ये यहाँ भी रह गया था। हाँ, ये ऐसे ऐसे ये पूरा क्वेश्चन बन गया और यहाँ भी रह गया था, तो इसका मतलब ये इसका आंसर बन गया। तो चूंकि इसमें 2 x रह गया था हर जगह लिखना सारे सॉल्यूशंस में, तो हमने इसको एक एक मार्क्स जो है सबको दे दिया। तो यहाँ पे बस इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि जिन बच्चों को पता चला कि इस क्वेश्चन में गलती है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं। जिनको पता ही नहीं चला, इसका मतलब उन्होंने इस बारे में पढ़ा नहीं था। ठीक है, ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, प्रोडक्ट रूल और बेसिक डिफरेंशिएशन से ये क्वेश्चन डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसलिए हमने सबको इसमें 1 मार्क्स दे दिया है। ये 2x जो है वो रह गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आया था। इसके बारे में काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये डिफिकल्ट था, समझ नहीं आया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट ये था नहीं। हमने ये बाइनोमियल थ्योरम में अच्छे से पढ़ा है। बाइनोमियल थ्योरम को रिकॉल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम क्या पढ़ते थे कि हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी सपोज रेज पावर 10 है या 5 है या 8 है सपोज। तो हम कहते हैं इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा, आप याद करेंगे। सबसे पहले आएगा 8c0, आपको याद होगा, a रेज पावर 8 और b कुछ नहीं आएगा, या b0 भी आप लिख सकते हैं, b नहीं आएगा। इसके बाद करते रहेंगे 8c1, a रेज पावर 7 और b, ठीक है, 8c2, a रेज पावर 6 और b रेज पावर 2। और ऐसे ऐसे लास्टली जब हम पहुंचेंगे तो लास्टली हमारे पास क्या आएगा, लास्ट टर्म जो है, ठीक है, वो आएगी 8c8। ठीक है, जहां पे हमारे पास a जो है वो खत्म ही हो जाएगा और b मेरे पास 8 हो जाएगा। यही पढ़ते थे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये चीज को याद, ये बेसिक सी चीज है, उसको आपको याद रखना है। हमने ट्राइंगल वाइंगल समझाया था, पूरा समझाया था कि कहाँ से ये बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास जो एक्सपेंशन है इसमें जो कौन सी टर्म है, मैंने दो वर्ड यूज किए, कोफिशिएंट और टर्म। ठीक है, साथ में लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x नहीं होगा। ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म आएगी जिसमें x नहीं होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो अब बेसिक सी चीज है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए वो कौन सी टर्म है, उसके बाद ही मैं उसका वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी टर्म है जिसमें x होगा ही नहीं, ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो है इसका एक्सपेंशन जो है वो लिखूंगा कि इसकी टर्म कैसे बनेगी। आप मुझे बताइए टर्म कैसे बनेगी इसकी, दिस एक्सपेंशन। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। इसकी पहली टर्म क्या होगी, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बस आपके लिए दिखा देता हूँ। पहली टर्म 10c0, ठीक है, रूट ऑफ x रेज पावर 10, और दूसरा तो होगा ही नहीं, 0 होगा। ऐसे ही प्लस 10c1 रूट ऑफ x, ठीक है, रेज पावर 9, और दूसरा जो है वो रेज पावर 1 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यही होगा। लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, मुझे वो टर्म चाहिए जिसमें x नहीं हो, जिसमें x नहीं हो। तो देखिए कैसे करेंगे। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आए, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है एक्सपेंशन इससे सिंपल दिया जाए। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, इसकी जर्नल फॉर्म क्या बनेगी, 10cr, या आपको पता 10cr रूट ऑफ x 10 माइनस r, ठीक है, और जो दूसरी टर्म है रेज पावर r, यही बनेगी। यह हो गई जर्नल टर्म। अब मुझे इस जर्नल टर्म में क्या चाहिए, मुझे इस जर्नल टर्म में ये चाहिए कि x का जो पावर है वो 0 हो जाए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि x टर्म खत्म हो जाए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x टर्म खत्म कैसे होती है, x रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही x का पावर 0 हो जाएगा, मेरे पास x वाली टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब मुझे बेसिकली ये r निकालना है, मुझे देखना ये कौन सी टर्म है जिसपे ये x की पावर खत्म हो जाती है। तो 10cr का कोई रेलेवेंस नहीं है इसमें, 10cr कुछ भी निकल जाए, 10c2 10c3 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे x पे फोकस करना है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 1/3r और x 2r, जब r को मैं पावर दोनों के साथ करूंगा। अब 1/3r का कोई रेलेवेंस नहीं है, 1/3r चाहे मुझे 2 करूंगा तो 9, 3 करूंगा 27, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे x पे फोकस करना है। तो x का मेरे पास क्या आएगा, 2r। ठीक है,
मैंने बाकी सारी चीज़ों को निकाल दिया, मैंने बस x वालों को रखा। अब ये दोनों डिवीजन में है तो सिंपली मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आपको पता है। a raised power m by a raised power n is equal to am minus m। तो ये होगा x 10 minus r divided by 2, ठीक है, माइनस 2r, ठीक है। तो अब ये सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो गया यहाँ से। 10 माइनस आर माइनस 4r डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 2, ये सारा x के रेज पावर है। अब मैंने पहले क्या बोला था कि अगर मुझे x को खत्म करना है तो मुझे इसको पावर को क्या 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो मैं इसको 0 के बराबर ले आता हूँ। तो इसके मतलब क्या हो गया, 10 इज इक्वल टू 5r, r इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं r को यहाँ पे 2 दूं, यहाँ पे 2 दूं r को, जहाँ पे भी r है, तो मेरा जो x है वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी r है, सॉरी r यहाँ पे 2 दूं तो मेरा x खत्म हो जाएगा। अगर मेरा x खत्म हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक कॉन्सोनेंट बचेगा, एक कोएफिशिएंट बचेगा, वो मुझे निकालना है। तो जब r आपके पास 2 आ गया, आप उसको r को पुट करके वो वैल्यू निकाल दीजिए। जब आपके पास 2 आ गया, इसका दूसरा मतलब ये भी है, r इज इक्वल 2 का मतलब ये भी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कौन सी टर्म है तो आंसर 3 लिखेंगे। r इज इक्वल 2 का मतलब है टर्म थर्ड की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो थर्ड टर्म होगी वही होगी, वही होगा r इज इक्वल 2 का मतलब। तो किसके बराबर होगी, 10c2, ठीक है, रूट ऑफ x रेज पावर रूट ऑफ x रेज पावर 8, ठीक है, और 1/3x² रेज पावर 2। बस ये आपका इसमें सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता है कौन सी टर्म है तो आप लिखते हैं थर्ड टर्म है मेरे पास, ठीक है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है 10c2 का मतलब होता है 10 इंटू 9, 8 खत्म हो जाएगा 8 फैक्टोरियल वाला, ठीक है। 2 x का मुझे पता है, x खत्म हो जाएगा, कोई रिलेवेंसी नहीं है x की, x तो खत्म हो जाएगा, x अगर मैं सॉल्व भी करता तो x 0 बन जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करेंगे भी तो x आपका 0 बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा x रेज पावर 4, और ये बन जाएगा नीचे 1/x4, तो x खत्म ही हो जाएगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ बच गया 1/9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो अब इसको सिंपली अगर आप सॉल्व करें तो आप देखेंगे ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद थर्ड टर्म मेरे पास जो है वो 5 के बराबर है। अगर टर्म के लिए बोला जाता तो आप टर्म तो 3 आंसर लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट है, वैल्यू ऑफ टर्म बोला जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास वो क्या आएगा 5, ठीक है, वैल्यू मांग रहा है। अगर ये बोलता कौन सी टर्म इन द एक्सपेंशन, ठीक है, इन द एक्सपेंशन सो एंड सो, वैल्यू नहीं लिखता, यहाँ पे सिंपली ये काट के बोलता टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो लिखते 3 आपकी थर्ड टर्म वो जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अगर वैल्यू मांग रहा है तो वो वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे था, ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप सिंबल्स को कुछ करना ही नहीं है, इसको एक्स डाल दीजिए लैम्डा के बदले, कोई मसला ही नहीं है। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है अपने साथ ही, ए स्क्वायर की बात हो रही है ना, इसको अपने साथ ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, और आंसर होना चाहिए नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0। तो अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्ट तो था नहीं। अब इसको एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि रो को करना है कॉलम के साथ, ठीक है। तो जब रो को कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो गया x² -1। अब इस रो को करना है दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है, ये हो गया x -x। अब इसको करना है इसके साथ, तो ये हो गया -x प्लस x -x और -1 प्लस x हो गया। अब इसको करना है इसके साथ, तो ये हो गया -1 माइनस प्लस x², ठीक है, 0 के बराबर इक्वेट करना है। सिंपली आप देखिए तो ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 है, ये भी ठीक हो गया, ये दोनों बराबर ही है, ये और ये बराबर ही है। अगर मैं इनको थोड़ा रिफ्रेश करूं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, ये बराबर ही है। तो कुल मिला के x² -1 जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब है x² जो है 1 के बराबर है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, +-1, बिकॉज 1 इंटू 1 भी 1 होता है, x² 1, और -1 इंटू -1 भी 1 ही होता है। तो इसका आंसर है +-1, का आंसर ये है।
ठीक है, तो ये हो गए आज के मॉक के सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप आपने अगर किसी भी इस रेंज में सॉल्व किए हैं, आप यहाँ पे कहीं भी है तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। इस लेवल से कम लेवल का ही पेपर जो है मैथमेटिक्स में एक्सपेक्टेड है, इससे अबव आने के चांसेस नहीं है। और अगर आपने इससे भी नीचे स्कोर किए हैं, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिफ्रेश कीजिए, बिकॉज पेपर अगर आप बोल रहे डिफिकल्ट था तो मैं मानता हूँ ठीक है, लेवल थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था। एक भी चीज़ कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं थी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने क्लासरूम में डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन में जो एक टर्म मिस हुई थी उसका हमने एक एक मार्क्स आप सबको दे दिया है। ठीक है, बाकी आपको डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के सॉल्यूशंस को देख के, उनके मार्क्स को देख के मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि 100 प्लस जिसके भी है, अगर उसने 1 से 1.5 घंटा उसका टाइम नहीं है तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि 100 मार्क्स उसके होंगे। हाँ, अगर किसी का 1 से 1.5 घंटा के ऊपर लगा के 100 मार्क्स आए हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बच्चा एक्सेप्शनली अच्छा हो सकता है। लेकिन ऑन द एवरेज जर्नल अगर बात करें तो हाफ एंड आवर में या 1 घंटे में 100 105 110 तक लाना जो है वो थोड़ा सा हमें डाइसी ही लग रहा है। ठीक है, बाकी सर डिटेल क्लास लेंगे आपके साथ और डिस्कशन आज के मॉक के बारे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप मेहनत कीजिए, अगले मॉक में आप कोशिश करेंगे कि पेपर को थोड़ा सा एवरेज किया जाए इससे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।